हर हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हम इसी उम्मीद के साथ हम ये शो शुरू करते हैं कि शायद अगला हफ्ता बेहतर होगा, शेयर मार्केट में गिरावट का दौर थम जाएगा, निवेशकों का जो पैसा कह सकते हैं डूब रहा है वो डूबना बंद हो जाएगा और निवेशकों को एक नई उम्मीद जगेगी। लेकिन हफ्ते के अंत आते आते तक हालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। पिछले कई हफ्ते से बाज़ार में गिरावट लगातार जारी है और इसकी जो वजह वजह भी कमोबेश वही रहते हैं और अंतर से बदलता है तो वह आंकड़ों का। एफआईज लगातार 33 ट्रेडिंग सेशन में पैसा निकाले हैं, जो कि अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या बाज़ार में मंदी का डर सता रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि पैसा अब लगाएं कि ना लगाएं, कि अभी रुकें थोड़ी देर, लगाएं तो कहाँ लगाएं। लेकिन इसका सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश में लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अपने शो की कोशिश यही होगी कि उस उलझन को दूर किया जाए और लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाए कि बाज़ार में जो गिरावट है इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या डरना चाहिए या फिर एक मौके के तौर पे इसको देखना चाहिए। तो इस पे आज हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल हैं, साथ ही साथ अभय अग्रवाल साहब हैं, अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शो की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे कि जिस तरीके से बाज़ार में गिरावट का दौर चल रहा था, आज जब आखिरी ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, तो थोड़े से बाज़ार संभलने की कोशिश की। तो जब लगातार गिरावट आ रही हो और संभलने की थोड़ी सी भी कोशिश दिखे तो डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, कुछ वैसा ही लोगों की उम्मीद जग जाती है। अनु सिंघल साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि ये जो थोड़ी से बाज़ार ने संभलने की कोशिश की, इसका क्या ये मायने निकाला जाए कि गिरावट का जो बुरा दौर चल रहा था वो अब रुकने का नाम ले रहा है या फिर थोड़ा सा संभल जाएगा बाज़ार, यहाँ से बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले? लक्ष्मण जी, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर है उस लेवल पर एक बार सपोर्ट आना बनता है। वो लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी उस लेवल से हम बस थोड़ा ही ऊपर हैं। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मार्केट में वैसे भी लक्ष्मण जी बॉटम ऐसे नहीं बनता कि बस मार्केट एकदम से गिरा और उसके बाद बस रिकवरी आ गई वापस। वहाँ पर टाइम लगता है मार्केट में रिकवरी आने में। और वैसे भी इस बार जो गिरावट आई है ना लक्ष्मण जी, वो थोड़ी सी फंडामेंटल कारणों पर आई है और हमारे खुद के कारणों पर आई है। अब तक हमारी मार्केट में जब भी करेक्शन आती थी वो ग्लोबल कारणों से आती थी, जियोपॉलिटिक्स की वजह से आती थी। ये पहली करेक्शन है जो हमारे खुद के कारणों से आई है। हमारे यहाँ पे जो स्लो डाउन हुआ है, हमारे यहाँ पे जो अर्निंग्स का रिस्क आया है और हमारे यहाँ पर जो FII सेलिंग हुई है, ये उस वजह से आया है। तो सिर्फ एक दिन का प्राइस बिहेवियर देखकर ये कहना कि शायद हम कुछ हद तक काफ़ी करीब हैं बॉटम के, आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी होगी। जसप्रीत जी, जैसा कि अनुज जी ने कहा भी कि अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, आप लोगों का आकलन क्या कहता है कि किस लेवल पे बाज़ार आ जाए तो अब लोग थोड़ा सा पैसा लगाने की तरह सोचना शुरू कर देंगे, या फिर लोग ये मान बैठे कि अब बाज़ार में इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी? आप लोगों ने कुछ एक लेवल सोच रखा है? लेवल्स की बात करें तो निफ्टी अगर देखें, बॉल पार्क अपने हाई से 10% के आसपास गिर चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अराउंड सेम है, 11% फ्रॉम द लास्ट 52 वीक हाई। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन है लक्ष्मण जी। इंडिविजुअल स्टॉक देखने जाएंगे तो 20, 25, 30, 40% तो बहुत मामूली बात है फ्रॉम द रीसेंट हाई। एंड एज अनुज सेड, ये ज्यादा EPS कट से है। तो मतलब आज के भी रिजल्ट देख रहे थे, सूर्य रोशनी करके कंपनी है, आज ही रिजल्ट आए, मतलब शाम की बात है, 3 बजे रिजल्ट आए। 20% रेवेन्यू डाउन, 50% प्रॉफिट डाउन, YoY। मतलब इस तरीके की डेंट पड़ी है अर्निंग्स पे, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है सेकेंड क्वार्टर। उसके रीजन बहुत सारे हैं, बट आई वुड से एज अनुज सेड, नंबर 1 अर्निंग्स, नंबर 2 थोड़ा फ्लोज जो हुए हैं, चाहे वो FIs की तरफ से सेलिंग हुई है, DIs की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ है, एंड नंबर 3 सेंटिमेंट जो लार्जली न्यूट्रल है। तो आई थिंक अर्निंग्स रिलेटेड बहुत बड़ा डेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक देयरफॉर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल ढूंढ के बाइंग करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट मे बी द राइट स्ट्रेटेजी। बट अगर आप पूछ ही रहे हैं तो माई सेंस इज अनदर 400-500 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच इज मे बी शायद 2% की बात हो रही है, 23,000। एंड मैं रेफरेंस क्यों इसका एक लेना चाहूंगा, अक्टूबर 21 से
अक्टूबर 21 से जब मार्केट गिरा था राइट अप टिल जून 22, दैट वाज अ फेज जब ये इस तरीके के आईपीओज आए थे विच इज 10,000 करोड़ फिनटेक, सारे टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म कंपनीज आए थे लीडिंग इनटू द रशिया यूक्रेन वॉर इन फेब 22। तो वो पूरा दौर जो है वो इस तरफ थोड़ा थोड़ा सा मिलता नजर आ रहा है। उस समय 15% मार्केट गिरी थी, अभी 10% गिरी है, बट देन वी हैड अ मेजर इवेंट। देन आज उतना बड़ा इवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है 10-11% बहुत हो गया। आप बहुत स्ट्रेच करेंगे तो अनदर 2%, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय। नो रीजन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की और बहुत ज्यादा इसमें गिरावट देखिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी सहमत हैं इस लॉजिक से? क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग को लगता है गिर रहा है बाजार, थोड़ा सा और गिरने दे, थोड़ा सा और गिरने दे, तब पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा और गिरने दे, फिर अचानक से उठना शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे बार कई बार निवेशक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो आपको लगता है कि कितना इंतज़ार और करना चाहिए निवेशक को, या फिर कब समझ जाए कि नहीं अब हो गया जी, इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखेगी? क्या पैमाना होता है? लक्ष्मण जी, मैं तो आपके शो पे कम से कम 5 से 6 बार पिछले 6 कंटिन्यूस टाइम से बोल चुका हूँ कि मार्केट जो है वो हेवी लग रहा है एंड हमें करेक्शन इस साल जरूर दिखेगा एंड हम वो विटनेस कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत जल्दी से कहीं पे भी रुकने वाला है। 2-3 फैक्टर्स मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अदर देन व्हाट ऑलरेडी जो आप लोगों ने सबने कवर कर लिया। मार्केट की पीक इससे पहले अगर हम 2008 या 2020 के उस समय देखें तो आपको दिखेगा एक समय रिलायंस पावर आया था, फिर एक LIC आई थी और अभी Hyundai का IPO आया। ये तीनों के तीनों जिस समय आए थे वो उस समय का सबसे बड़ी IPO उस समय इंडिया की हिस्ट्री में था एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट एक तरफा करेक्शन ले गया। सो ये एक हमारी हिस्ट्री रही हुई है कि जब भी कोई इस तरह का बहुत बड़ा इवेंट होता है मार्केट वहीं पिक आउट कर जाता है। सो मुझे लग रहा है कि पहली बात जल्दी से हम उस लेवल पे जाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। करेक्शन कितना देख सकते हैं, मेरा एस्टिमेट है कि टॉप से 15% या मतलब यहाँ से और 5% की निफ्टी पे मैं करेक्शन देख रहा हूँ और उसका एक्सटेंडेड लॉस मिड एंड स्मॉल कैप में हम देख सकते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर जो है मुझे लग रहा है नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी देगी। कंटिन्यूसली FI की सेलिंग रुक नहीं रही है और चाइना हमारे से बेटर अट्रैक्टिव मार्केट अभी लग रहा है। आई थिंक तो फंडामेंटल्स भी हमारे डोमेस्टिक के प्ले कर रहे हैं। हमारे नेबर की वैल्यूएशन हमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कुछ पैसे वहां पे भी जा रहे हैं एंड कुछ तो वैल्यूएशन का फैक्टर है ही जो काफी समय से हम सभी कंसर्न थे। आई थिंक जो सारे फैक्टर को लेकर लग रहा है एक बार थोड़ा रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बहुत पहले से पोजीशन अपनी बना रखी थी, आप 1-2-3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी भी आप अच्छे खासे मुनाफे पे होंगे, तो वहां पर उसे रिटेन करिए। बट नए निवेशक या नई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो थोड़ा रुकना चाहिए। हालांकि IPO का जो आपने जिक्र किया अभिषेक जी, इससे मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे कि कोई बड़ा IPO आता है तो बाजार में इस तरह की बड़ी गिरावट से उसका क्या संबंध होता है? हालांकि ऐतिहासिक तथ्य है कि जब भी कोई बड़ा IPO आता है, सबसे बड़े IPO के आप देख लें तो उसके लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो तो IPO इंडिविजुअल का होता है। लेकिन बड़े IPO का इस बाज़ार में बड़ी गिरावट से कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या? एक तरह से देखें, पहली बात लिक्विडिटी, आई थिंक सो मार्केट जो चल रही थी अभी तक वो लिक्विडिटी की वजह से चल रही थी। जो फंडामेंटल्स हेड हम बार बार बात कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज डोमेस्टिक DIA की जो लिक्विडिटी थी वो मैसिव थी और हर बार आप देख रहे थे कि कोई एक IPO आ रहा है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक कंटिन्यूस ट्रेंड था, आप IPO में पैसे लगाए और आप पैसे बन जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। सेकंड बात है कि जो क्वांटम होता है और एक लेवल पे जहां ये पिक आउट होता है उसके बाद एक मार्केट की थकावट सी आती है जहां पे एक जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेंड प्ले हो चुका है। सो एक तरफा मार्केट कभी जाता भी नहीं है एंड अभी हमारे इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो अभी तक तो हमें यही देखने को मिला है। सो मैं तो हिस्ट्री के साथ जाना चाहूंगा जहां पे तीसरी बार ऐसा हो गया है जहां पे ये चीज हुई है। और अगर हम पहले की वाली 2 इंसिडेंट्स में देखेंगे तो वहां पे निफ्टी की जो करेक्शन थी वो 15 से 20% की थी। सो आई थिंक द हिस्ट्री माइट रिपीट हियर इन अ डिफरेंट फॉर्म। अभय अग्रवाल साहब, एक आम सहमति यहाँ बन के दिख रही है कि बाज़ार में अभी भी गिरावट जारी रह सकती है। जो नए निवेशक हैं थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लें। जब 2 लोग 3 लोग सहमत हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी शायद सहमत ही होंगे, कि आपकी कोई अलग राय है इसमें? नहीं, देखिए, हमने अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपना एक जो इन्वेस्टर लेटर हम क्वार्टरली पब्लिश करते हैं वो पब्लिश किया था और उसमें हमने जो चैनल चेक्स किए थे उसके पहले सितंबर के महीने में फेस्टिव सीजन की स्टॉकिंग के बारे में समय पे, तो हमने देखा था चैनल्स में बहुत वीकनेस है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एस्टिमेट ये था कि जो निफ्टी का जो फोरकास्टेड EPS है 1260 रुपये का, वो मीट नहीं होगा अर्निंग सीजन में।
और वो कटेगा, और वो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो 1200 के तक लेवल पे आएगा। और इसकी वजह से हमने एक रीस्टेटेड टारगेट नहीं पर एस्टिमेट किया था कि निफ्टी की फेयर वैल्यू है 21,600 पे, और ये उस समय है जब 24,000 के ऊपर था निफ्टी इंडेक्स। और हमारा एनालिसिस कोई प्रिडिक्टिव नहीं था, ये था कि जो रियलिटी में जो कंजम्पशन स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, और इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा तो वैल्यूएशन पे भी आएगा, और वैल्यूएशन पे आएगा तो जो फेयर वैल्यू है वो डाउनवर्ड एडजस्ट होगी। अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से खराब है। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जब अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ था तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो 10% बढ़ेंगी। अभी हम जहां तक पहुंचे हैं उसमें 2.5% की गिरावट है। तो ये बड़ा मटीरियल इवेंट है लक्ष्मण जी, मतलब लोग कारण ढूंढ रहे हैं कि क्यों गिरा मार्केट। यूक्रेन वॉर से कोई लेना देना नहीं है, चाइना से कोई लेना देना नहीं है। जैसा अनुज ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे मार्केट इसलिए गिरा कि हमारी अर्निंग्स अच्छी नहीं, और हमारी अर्निंग्स इसलिए नहीं अच्छी नहीं है क्योंकि हम एक साइक्लिकल स्लो डाउन से निकल रही है। स्ट्रक्चरल स्लो डाउन ऑन कंजम्पशन नहीं है। आपकी इकोनॉमी 5 साल 6 साल रेगुलर मतलब जोर से ग्रो हुई है कोविड के बाद से, तो एक लाजमी बात है कि थोड़ा 1 2 3 क्वार्टर में स्लो डाउन आएगा। और इस स्लो डाउन से इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। ये तो अपॉर्चुनिटी है। ये अगर आप फुली इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है फुली इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि ये जो एक्सेस इन्वेंट्री है, कंजम्पशन स्लो डाउन है, ये अपने आप प्ले आउट हो जाएगा 1 2 क्वार्टर में। और बल्कि 1 2 क्वार्टर में, अगले 6 महीने में मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की और अपने फंड्स डिप्लॉय करने की। तो जो लंबे अवधि के इन्वेस्टर्स हैं लक्ष्मण जी, उन्हें इस में बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। ये साइक्लिकल स्लो डाउन्स हैं, ये होते हैं हर 4 5 साल में, और ये मौका देते हैं इन्वेस्टर। अगर तेजी का मार्केट रहेगा, रोज ऊपर जाएगा, तो फिर खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। और ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगी डाउनवर्ड, तो एफपीआईज को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, देखिए रुपये भी डिप्रिशिएट हो गया, अट्रैक्टिव है, अब मार्केट भी करेक्ट हो गया, वैल्यूएशंस भी कर रहे, तो पैसा वापस आएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि रादर देन वरी कि ये मार्केट गिरा, कहाँ गिरेगा, कितना और गिरेगा, फिर क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स डिसाइड करें कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि अगले 5 साल के लिए पैसा बनाना है तो कहाँ पे मौके हैं अभी जो मार्केट उन्हें। इस पे चर्चा करेंगे अभय अग्रवाल साहब, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि अर्निंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अर्निंग मतलब कि कंपनियां कमाई कितना कर रही हैं और कहां से कमाई हो रही है। तो कंपनियों के अर्निंग्स में जो गिरावट देखने को मिली है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है, जो साफ तौर से दर्शाता है कि जो लोगों के पॉकेट में पैसा जाता है वो पैसा खर्च करते हैं। सबसे पहला जो खर्च होता है वो खाने पीने के सामान पे, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, वहाँ पे लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ज़्यादा बड़ी चिंता है क्या अभय साहब? क्योंकि कंपनियों का ओवरऑल अर्निंग्स का गिरना अलग बात है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनियों का अर्निंग्स का गिरना एक व्यापक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक मंदी की तरफ इशारा करता है। कि मैं इसको 2 हिस्सों में जवाब को बांटूंगा लक्ष्मण जी। पहला जो आपका सवाल है कि जो 2 तरह के आइटम्स कंज्यूम करती है पब्लिक, मुझे नहीं लगता कि कोई कम खा रहा है या कोई कम खाने पे स्पेंड कर रहा है या कपड़ों पे स्पेंड कर रहा है। एक जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो लोग अपना कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो जो नेशनल लेवल ब्रांड है उनसे शिफ्ट करके लोकल ब्रांड पे आ जाते हैं, 5-10% का डिस्काउंट मिलता है, उसका वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय मूड नहीं होता, सेंटिमेंट नहीं होता है कि बड़ा कंजम्पशन करे। तो एक अगर बड़ी कंपनीज है, नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, वो ये कंप्लेन कर रही है, ब्रिटानिया जैसी कंपनी की अर्बन स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन सेक्टर का स्लो डाउन नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अगर वो बिस्किट खा रहा है वो उतने ही बिस्किट खा रहा है, वो पर लोकल ब्रांड के या अनब्रांडेड बिस्किट खा रहा है पैसा बचाने के लिए। तो और पर जहां ज्यादा आश्चर्य की बात है या ज्यादा सरप्राइज है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो स्लो डाउन है। स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में हमने देखा 80 दिन से ज्यादा की इन्वेंट्री है अभी चैनल्स में, अभी डीलर्स के पास। और इसका इम्पैक्ट ये होगा लक्ष्मण जी, मैं आपको काफी विश्वास से कह सकता हूं कि दिसंबर नहीं तो जनवरी में ऑटो कंपनीज को शटडाउन लेना पड़ेगा, जो पहले लेते थे महीने में 3 दिन 4 दिन का, कि प्रोडक्शन कम करें, इन्वेंट्री रिलीज हो डीलर्स की। तो ये जो इन्वेंट्री है 80 दिन की ज्यादा की, बहुत एक्सेप्शनल है, मैंने नहीं देखी। मतलब कोविड के टाइम पे मैं देखा था 70-75 दिन की इन्वेंट्री, घबराते थे। नॉर्मलाइज 32 दिन की इन्वेंट्री होती है, तो 80 दिन की इन्वेंट्री मतलब बहुत
सारा माल है अभी भी सिस्टम में, और ये सारा अक्रॉस द बोर्ड है, पेंट, पॉलिश, प्लाईवुड। तो ये थोड़ा, पर अगेन मेरे को ये घबराहट नहीं है कि ये बड़ा लंबे समय तक ये रहेगा। ये 2-3 क्वार्टर की बात है, उसमें वो माल निकलेगा, वापस आएगा, और जो डीलर्स हैं, जो एसएमईज हैं, वो वापस कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनका काफी पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, तो वो खुद नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से देखें, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन है थोड़ा, वो वर्कआउट करेगा अपने आप, मुझे चिंता नहीं है इस बात की। थोड़ा 6 महीने तक इन्वेस्टर्स को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि सडनली मार्केट वापस रैली करेगा या शार्प रैली करेगा। इस समय मार्केट में कोई ट्रिगर्स नहीं है रैली करने के लिए। बिल्कुल। अनुज सिंघल साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जो अर्निंग को लेके हर कोई चिंता जता रहा है, तो कई कंपनियों के अर्निंग्स अभी आए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो कहीं कुछ पॉजिटिव होप दिख रहा है क्या किसी एक सेगमेंट में, किसी एक सेक्टर में, जहाँ पे अर्निंग्स सुधरते हुए दिख रहे हैं और इससे एक नई उम्मीद जग रही हो? आईटी एक सेक्टर है जहाँ पर अर्निंग्स काफ़ी शानदार रही हैं, एक आध कंपनी को छोड़ दें तो, और मिड कैप आईटी में तो बहुत ही शानदार अर्निंग्स नहीं है लक्ष्मण जी। तो ये एक सेक्टर है, प्लस यहाँ विजिबिलिटी भी स्ट्रांग है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो उसका एक क्लियर कट फैक्टर है। ये एक सेक्टर है, और सेलेक्टिवली प्राइवेट बैंकों में और इवन पीएसयू बैंकों में लक्ष्मण जी काफ़ी हद तक नंबर्स अच्छे आए हैं। जसप्रीत जी, यहाँ पे आईटी सेक्टर में थोड़े से अर्निंग्स सुधरे हैं, जैसा कि अनुज जी कह रहे थे, बैंकों में थोड़े से अर्निंग्स के पॉजिटिव संकेत मिले हैं, तो इन सेगमेंट में क्या लोगों को थोड़े से पैसे लगाने शुरू कर देने चाहिए? लक्ष्मण जी जसप्रीत जी, आवाज आ रही है मेरी? यस, ओके, या दैट्स या हमारे भी वो टॉप 2 सेक्टर्स हैं। बैंकिंग हमारे लिए पूरा बैंकिंग सेक्टर है, मतलब बीएफएसआई जिसे कहते हैं, बिकॉज उसके अंदर हमारे जो फेवरेट रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, वो नॉन लेंडिंग ज्यादा रहे हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल और टेलविंड्स हैं, सेक्युलर स्टोरीज हैं, जिसमें डिपॉजिटरीज आ जाती हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, द इंश्योरेंस और अलाइड सेक्टर्स आ जाते हैं। तो यस, बीएफएसआई एक बड़ा सेक्टर है जहां पे अभी भी सो आपने पूछा कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां अर्निंग्स इम्पैक्ट उतना नहीं है, बिसाइड्स वैल्यूएशन सपोर्ट भी है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो यस, बीएफएसआई नंबर 1 पे रहेगा डेफिनेटली, फॉलोड बाय आईटी, बिकॉज आईटी में भी ना 2 टाइप है, मिड कैप एंड लार्ज कैप। मिड कैप में तो वो 40, 50, 60 पी तो बहुत नॉर्मल है देखना, बट वहां पे भी अगेन वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां अर्निंग्स ग्रोथ भी उतनी एक्सपेक्टेशन है। अगर 50 का पी है तो 30% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो मोटा मोटा 1.7, 1.8 का पेग। बट अगर वो नहीं आ रही, देन अगेन वहां पे डिप आता है। तो देयरफॉर आई वुड से अगेन बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। So yeah, these two would be the amongst the top 2 sectors. But I think overall भी अगर आप देखने जाएं तो जहां वैल्यूएशन सपोर्ट है, एंड चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, केपेक्स स्टोरीज हो, अगर वैल्यूएशन सपोर्ट है, बाय वैल्यूएशन सपोर्ट आई मीन कि वो भी 10 ईयर के एवरेज से क्लोजर मिल रहे हैं। अगर वो पहले 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर थे, अगर वो क्लोजर टू 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गए, तो उसको वापस से देखना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज लेवल पे 0 पे तो शायद मिलना मुश्किल है। तो सिलेक्ट स्टोरीज आउटसाइड बैंकिंग एंड आईटी भी बहुत अट्रैक्टिव है। इट जस्ट यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डू चैनल चेक, एज अभी आल्सो सेड, तो वहां पे भी देखने की जरूरत है। बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है। बैंकिंग में कहाँ आप देख रहे हैं? बैंकिंग में कहाँ आप देख रहे हैं? बैंकिंग में सरकारी बैंकों में, चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अर्निंग्स थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, या फिर बड़े प्राइवेट बैंक हैं उस पर आपका फोकस रहेगा? एनबीएफसी भी एक बड़ा इमर्जिंग एरियाज है, वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या? मतलब the way I look at it, it is simply EPS growth and ROE flattish to up. अब बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो ROE जो ट्रेजेक्ट्री है, वो जस्ट एग्जांपल जो टॉप 5 PSU स्टॉक्स ले लेंगे, तो उनका जो रेंज है वो है करीबन 16-17% ROE, गोइंग डाउन टू 13-14% ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ये ऑब्वियसली बहुत एनकरेजिंग सिचुएशन नहीं है, राइट? तो इसलिए वहां पे वन हैज टू बी केयरफुल कि जो ROE जो ट्रेजेक्ट्री है वो इतना बड़ा डिक्लाइन ना हो कि 16% वाला 13% पे आ जाए। प्राइवेट सेक्टर में उतना बड़ा गिरावट नहीं है, 16 इज बिकमिंग 15 और मे बी 16 इज बिकमिंग 17, मोटा मोटा, राइट? एट द सेम टाइम EPS ग्रोथ है, एसेट्स आर अंडर कंट्रोल,
तो आई वुड से वी हैव नो फेवरेट्स एनीमोर। वो एक टाइम था जब पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू का कल्ट था, एंड एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू पीएसयू वाज लाइक द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। अभी वैसा माहौल नहीं है। प्राइवेट में भी उतनी ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं जितने की पीएसयूज में मिल रही है। चूंकि हम लोग अर्निंग से जोड़ करके